हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीओसी, आइसोमेरिज्म और पीओसी से रिलेटेड पीवाईक्यूज की, जो 2022 में आए हैं। हम लोग इस सीरीज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, हर क्वेश्चन पे ओपिनियन भी रखेंगे, उसके कंसेप्ट को भी समझेंगे और डिटेल में ये देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी तक हम लोग जो 2023 के सारे पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं, उन पेपर्स में हम लोगों ने थोड़ा स्पीड अप रखा। मैं ये दिखाना चाह रहा था तुम्हें कि पेपर को तेज़ी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, और क्वेश्चन पे कैसे करने होते हैं जल्दी करने के लिए। अब हम लोगों को क्वेश्चंस को तसल्ली से करना है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। जीओसी के क्वेश्चंस करने के लिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए मैंने एक सेल्फ अटेम्प्ट सीट भी अपलोड कर दी है। उसे कमेंट बॉक्स से जाके डिस्क्रिप्शन से वहाँ से उठा सकते हो। पहले उसे अटेम्प्ट कर लो। अगर वो नहीं हो पा रही है तो जीओसी वाली प्लेलिस्ट पे जाके पहले जीओसी के वीडियो देखो, जिससे कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी, और उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो तुम्हें सवालों में मज़ा आएगा। सवाल अटेम्प्ट करो, फिर वीडियो को देखो, और वीडियो में जिस सवाल पे दिक्कत हो वहाँ पे रुक के उसकी डिटेल एनालिसिस करके समझो, जिससे कि जो अपना अभी अप्रैल में अटेम्प्ट जो आ रहा है उसमें नंबर हम लोग बढ़ा सकें। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक के ही और सीरीज़ पूरी कंप्लीट करेंगे पहले, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक और फिजिकल पे चलेंगे। इनऑर्गेनिक के मैंने पी ब्लॉक पूरा डाल दिया है, डीएनएफ पड़ा हुआ है, तो उसे जाके देख लो। वहाँ से भी कम से कम 4 नंबर सिक्योर किया जा सकते हैं। दोनों चैप्टर अगर मिला लें तो कम से कम 10 से 12-15 नंबर तक हम लोग स्कोर कर सकते हैं। मतलब 15 नंबर का मतलब 4 क्वेश्चन है, 16 नंबर मान लो उसे, उतने क्वेश्चन स्कोर किए जा सकते हैं। बात को समझने की कोशिश ये करनी है कि हम नंबर बढ़ा सकते हैं। केवल इस बात से परेशान नहीं होना कि हमें तो केमिस्ट्री आ नहीं रही है। 10 ही दिन बचे हैं और 10 दिन में ये काम किया जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। एम पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो इसे करना शुरू करो। हम लोग क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें देखोगे तो काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं ये ध्यान रखूंगा इस बात का, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स आर लेबल्ड एज assertion and the other is labeled as reason. Given कह रहा है 6 aniline, 8 aniline and 6 10 aniline are respectively aromatic, anti not aromatic or non aromatic और aromatic, ठीक है। तो हमें ये चेक करके बताना है कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है। तो ये जो गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन आई है एनुलिन, वो ट्रांस एनुलिन आ गई। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा और ये H है, तो ये ट्रांस है। कैसी है? सिस नहीं है। पहली बात ये है, कैसी है? ट्रांस एनुलिन है। 6 एनुलिन को बेंजीन कहते हैं, लेकिन हमें तो एरोमेटिसिटी चेक करनी है, तो हम लोग लिख लेते हैं कंडीशंस फॉर ए मॉलिक्यूल टू शो एरोमेटिसिटी। कंडीशंस फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी कैसा होना चाहिए? एरोमेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एरोमेटिक होना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन नंबर 1 क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज इट शुड बी प्लेनर। उसे प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर यानी कि सारा कार्बन सिस्टम कैसा होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। नंबर 2 इज देयर शुड बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन। क्या होना चाहिए? देयर शुड बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड पूरी रिंग में होने चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और नंबर 3 है इट शुड फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल, HUCK, हकल्स रूल। हकल रूल क्या कहता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वेयर n कैन बी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कंडीशन जो जो सेटिस्फाई करेगा हम उसे कहेंगे एरोमेटिक। अगर पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है,
पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, मेरी बात ध्यान सुनना, पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और तीसरी कंडीशन की जगह आ रहा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं विद इन द रिंग। विद इन द रिंग कितने आ रहे हैं? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर विद इन द रिंग आ रहे हैं तो हम उसे कहते हैं क्या कि ये हो गया एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। बात समझ में आनी चाहिए। और अगर पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम उसे कह देंगे नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल प्लेनर ही नहीं हुआ तो उसे हम क्या कह देंगे? नॉन एरोमेटिक कह देंगे। तो बेंजीन अगर हम देखें, बेंजीन में सब कुछ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बात हमें पता है भाई। सब पे क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है। तो हमने क्या कहा? ये sp2 है, तो सारे कार्बन sp2 हैं। तो ये कैसा हो गया? पहली कंडीशन चेकलिस्ट में कंप्लीट हो गई, तो ये प्लेनर हो गया। नंबर 2, इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, तो रेजोनेंस बना के देखेंगे तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 पाई बॉन्ड अगर रोटेट हो रहे हैं तो हम कहेंगे 3 इंटू 2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसका मतलब बेंजीन कैसी हो गई? एरोमेटिक हो गई। बेंजीन कैसी हो गई? एरोमेटिक। अब बेंजीन के बाद बात आती है साइक्लोऑक्टेट्राइन की। साइक्लोऑक्टेट्राइन इसे सीओटी कहते हैं, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन को हम लोग कहते हैं कॉट। ये क्या होता है? अगर ये सब कुछ इसमें भी sp2 है, देखो ध्यान से जरा, सब कुछ sp2 है और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी दूर से मालूम पड़ता है, लेकिन है नहीं इसमें। ठीक है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन मालूम पड़ता है तो हमें लगता है कि इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करने का मतलब क्या है कि ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि ये 4n पाई को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन क्योंकि रिंग का साइज बड़ा है, अगर 7 मेंबर से बड़ी रिंग है तो वो एंटी एरोमेटिक होना प्रेफर नहीं करती है। वो क्या करती है? वो नॉन एरोमेटिक हो जाती है अपने प्लेन को चेंज करके। तो बेसिकली जो साइक्लोऑक्टेट्राइन है वो बेसिकली इस तरह से एग्जिस्ट करेगी। तो ये टब लाइक शेप बना लेती है और ये नॉन प्लेनर हो जाती है। तो ये नॉन एरोमेटिक है। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। ठीक, बात मेरी समझ में आ जानी चाहिए ये बात। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 10 एनुलिन जो बन के आई है, 10 एनुलिन, उसमें अगर तुम कंडीशन चेक करोगे, भाई फैक्चुअल क्वेश्चन है तो बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर कंडीशन चेक करोगे तो तुम्हें सारी कंडीशन सेटिस्फाई मिलेंगी। इसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन भी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इन हाइड्रोजन के बीच में क्या है? स्टेरिक रिपल्शन है। क्या है? स्टेरिक रिपल्शन है। और स्टेरिक रिपल्शन होने की वजह से ये कैसी हो जाती है? नॉन प्लेनर हो जाती है। इसका मतलब नॉन एरोमेटिक हो गई। अगर कोई चीज़ नॉन प्लेनर हो गई तो पहले ही नॉन एरोमेटिक हो गई। तो बेंजीन एरोमेटिक आ गई, साइक्लोऑक्टेट्राइन नॉन एरोमेटिक आई, और जो जिसे लिखा हुआ है एक्चुअली वो ट्रांस गिवन है तो वो भी कैसी है? नॉन एरोमेटिक है। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, एक को कह रहा है कि एरोमेटिक, दूसरे को कह रहा है नॉन एरोमेटिक और तीसरे को कह रहा है एरोमेटिक। तो ये तो बात गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर एरोमेटिक सिस्टम। ये तो बात सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जिसे अगर एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता था तो उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से आना चाहिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज पर IUPAC सिस्टम इज। तो IUPAC में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है COH की, उसके बाद होती है SO3H की, उसके बाद होती है COCl की, फिर आता है CONH2 और फिर बाकी दुनिया फॉलो करती है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, NCERT में गिवन है, तो वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। नोमेनक्लेचर का इजी सवाल था, कोई मुश्किल इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
अगले क्वेश्चन में कह रहा है द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बेंजेनॉइड कंपाउंड। बेंजेनॉइड कंपाउंड मतलब कि वो एरोमेटिसिटी की बात कर रहा है। जब एरोमेटिक, बेंजेनॉइड का मतलब किसकी बात कर रहा है? बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया वो किसकी बात कर रहा है? एरोमेटिक की। अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की कि ये कॉट है, और कॉट कैसा था हमारा? नॉन प्लेनर था। कैसा था? ये टब लाइक बन गया था यार, अभी ऊपर बनाया था, याद आ रहा हो भाई लोगों? तो ये टब लाइक आ गया था, तो ये नॉन प्लेनर हो गया था, ये तो बेंजीन है ही। तो आंसर इसका बी हो गया, ये भी बेंजीन है। और इसे रिजिड सिस्टम होने की वजह से ये एंटी एरोमेटिक है, लेकिन बेंजोनाइड सिस्टम की तरह ये काउंट होगा, तो इसे भी हम आंसर नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका इकलौता आंसर जो आएगा वो हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा बी क्यों सही है? क्योंकि ये नॉन प्लेनर है, तो ये बेंजोनाइड नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। अब जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, अगर हम लिखें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज प्रोपोर्शनल टू होती है प्लस एम इफेक्ट, इज प्रोपोर्शनल टू होती है प्लस आई इफेक्ट, इज प्रोपोर्शनल टू होती है प्लस एच इफेक्ट यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस एम इफेक्ट के। ठीक है, अगर हम पहले कंपाउंड को देखें तो इसमें जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो रेजोनेट करके देखो पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं जा रहा है। सेकंड वाले में ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस करके पाई बॉन्ड के पास तो नहीं, कार्बोकैटायन के पास तो नहीं जा रहा है, लेकिन पाई बॉन्ड के पास जा रहा है, और ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर सकता है। ठीक, थर्ड में भी ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, और ये भाई बढ़िया है, ये इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बन जाएगा? इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3O CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड यहाँ से हटा देते हैं, रेजोनेंस करा जाए तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे CH2 आ जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया। और एक यहाँ से देखो, यहाँ पे कितनी बार रेजोनेंस हो रहा है? यहाँ पे 3 बार हो रहा है रेजोनेंस। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, या हम देखें इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी, तो डी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम इसे क्या लिखेंगे? आंसर इसका डी आ गया, ड्यू टू, डी करेक्ट आंसर है, ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो है हमारा वो डी ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो सीरियसली से सवाल को अच्छे से देखोगे तो हो जाना चाहिए था, आसान सवाल था। ठीक है, अगर गलती करी है तो फिर एक बार एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाले पार्ट को देख लेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से IUPAC का, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वीडियो देखने से पहले सेल्फ अटेम्प्ट शीट को अटेम्प्ट करना जरूरी है। ठीक, तो क्या कह रहा है? द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जो कंपाउंड गिवन है, अगर हम उसे ड्रॉ कर लें तो मैं उसे फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे अच्छा देखना यार, सही बना रहा हूँ यार, ये तो तुम ही देख पाओगे भाई, कोई गलती तो नहीं? कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही छाप लिया, बिल्कुल ठीक। अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो CHO की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो नंबर 1 इसे देते हैं, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, अब जरा देखो 6 पे नाइट्रो किस में आ रहा है? 6 पे नाइट्रो पहले में आ रहा है? नहीं आ रहा। सेकंड में आ रहा है? नहीं आ रहा। थर्ड में भी नहीं आ रहा, तो फोर्थ में भी नहीं आ रहा, तो आंसर हमारा सी ही होना चाहिए। नाम लिख भी लेते हैं इसका, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 4 मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, 4 मिथाइल 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो हेप्ट 4 इन और अल। तो इसका आंसर क्या आ गया? सी आ गया। सिंपल नॉमेनक्लेचर था, इसमें तो बिल्कुल तनिक भर भी बुद्धि नहीं लगनी थी, इससे सिंपल नॉमेनक्लेचर तो हो भी नहीं सकता। देखो यार, है ना। अब वायरल वीडियो तो बन नहीं रहा कि वायरल कर दें, लेकिन ठीक है, कंसेप्ट सीख रहे हैं हम लोग, नंबर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर बढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक इन नेचर। तो अभी हम लोग एरोमेटिसिटी की बात कर चुके हैं। पहले वाले को देख लेते हैं क्या बना रहा है। तो ये रेजोनेंस करेगा, सब कुछ sp2 है, तो इसमें ये 4n+2 की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो ये क्या आ गया, एरोमेटिक आ गया। ठीक है, सेकंड वाला क्या कर रहा है, सेकंड वाले में भाई देखो कार्बन ढंग से बनाना, गिनती करके खो जाते हैं कार्बन रास्ते में। इसका नाम ट्रोपोलियम आयन है। क्या है, ट्रोपोलियम आयन इसका नाम है। इसमें भी अगर रेजोनेंस कराओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, 4n+2 की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो n की वैल्यू इसमें ही बना है, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। थर्ड वाले में अगर देखोगे तो थर्ड वाला भी देख लेते हैं। थर्ड वाले में ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ, यहाँ पे कार्बन जो है वो sp3 है। कैसा है, sp3 है। कार्बन कैसा है यहाँ पे, sp3 है। ठीक, जब sp3 हाइब्रिड कार्बन है तो ये एरोमेटिक तो नहीं हो सकता। ठीक, फोर्थ वाले में तो ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक, फोर्थ वाले में अगर हम देखें तो फोर्थ वाला में क्या गिवन है, फोर्थ वाला हमें 7 मेंबर की रिंग पे निगेटिव चार्ज गिवन है, 7 मेंबर की रिंग पे। तो अगर ये रेजोनेंस करता नेगेटिव चार्ज तो ये क्या बना देता है इसे, अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता तो इसे बना लेता है ये एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक बनाता है इसे। एंटी एरोमेटिक मैंने बताया था कि 7 मेंबर की रिंग एरोमेटिक नहीं होना चाहती है। 7 मेंबर की रिंग फ्लेक्सिबल रिंग होती है तो वो एरोमेटिक नहीं हो सकती। तो ये क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। तो मैंने लिख के स्ट्राइक किया जिससे कि तुम्हें याद रहे कि ये नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक नहीं है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो sp3 आ गया तो ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हमारा बना हुआ है प्लस चार्ज, ये बना है नेगेटिव चार्ज, ये बना है प्लस, और ये तो हमें अच्छे से दिख ही रहा है, ये बना हुआ है। अब पूछ रहा है इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, जब साइक्लिक रिंग पे ही स्टेबिलिटी की बात आ जाए तो हम उस टाइम पे चेक करते हैं एरोमेटिसिटी। क्या चेक करते हैं, एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। तो एरोमेटिसिटी चेक करोगे तो जब इस पे चेक करोगे तो इसमें n की वैल्यू 0 आ जाएगी 4n+2 से, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें रेजोनेंस कराओगे तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। इसमें भी जब रेजोनेंस कराओगे तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स आना है, तो ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। और ये इसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन है तो ये कैसा हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है बताओ जल्दी से भाई। जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो सबसे ज़्यादा होता है स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर लास्ट में आते हैं एंटी एरोमेटिक। क्या आ जाते हैं लास्ट में, एंटी एरोमेटिक आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें कौन सा हो जाएगा, जो एरोमेटिक है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा हमारा। सिंपल है, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट करते हैं थोड़ा सा। कह रहा था ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, इसे मैंने एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी में, तो वहाँ जाके जब देखोगे तो इसका भी सोल्यूशन बहुत डिटेल में मिल जाएगा। वैसे अगर हम बात करें तो F और F- और OH- में OH- will be a better nucleophile because of less electronegativity।
जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। जब वाटर और OH माइनस में कंपेयर करेंगे तो निगेटिव चार्ज, अगर हमें डोनर एटम सेम है, इफ डोनर एटम इज सेम, ध्यान रखना, इफ डोनर एटम इज सेम देन द नेगेटिव चार्ज स्पीशीज विल बी ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन द न्यूट्रल वन। तो लिख देते हैं इफ द डोनर एटम इज सेम, क्योंकि अगले तीनों ऑप्शंस में यही एग्जांपल आ रहा है। इफ द डोनर एटम इज सेम देन द negatively charged then the negatively charged atom or species is always a better nucleophile than द न्यूट्रल वन। तो वाटर और OH माइनस में OH माइनस हो जाएगा, ROH और RO माइनस में RO माइनस हो जाएगा, और NH2 और NH3 माइनस में NH2 माइनस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को बहुत गौर से देखना है और इसे ध्यान भी रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं जल्दी जल्दी। IUPAC नेम ऑफ एथिलीडीन एथिलीडीन क्लोराइड। एथिलीडीन क्लोराइड का फॉर्मूला अगर देखो तो ये होगा CH3CH डबल सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो इथेन। तो ये तो सिंपल सवाल था यार, ऐसे तो मतलब आसान था, है ना। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एथिलीडीन मतलब जिसपे एक पे 2 Cl लगे हों, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड मेक्स एल्कीन लेस स्टेबल देन एल्केन्स। तो ये तो सही बात लिखी हुई है, ठीक है, ये सही बात लिखी हुई है, क्योंकि डबल बॉन्ड होगा तो उस पर अटैक करना ज़्यादा आसान काम होगा विद रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड, इसीलिए एल्कीन्स ज़्यादा रिएक्शन शो करती हैं और एल्केन कम शो करती हैं, ठीक। द स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो बिल्कुल सही बात है, अगर किसी भी चीज़ को 2 लोग पकड़ खींचेंगे तो ज़्यादा ताकत से खींच पाएंगे, अगर हम सिंगल सिंगल खींचेंगे तो कम ताकत से खींच पाएंगे, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ और डबल बॉन्ड में कौन ज़्यादा मजबूत है, डबल बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा ससेप्टेबल भी है, किसके लिए, रिएक्शन के लिए, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझ आएगी यार, जिसे बिल्कुल जो नहीं आती उसे भी ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फटाफट बनाते हैं हम लोग। मेरी तरह जब पेपर में क्वेश्चन देखो तो पहले कॉपी पे पेपर पे उसे ड्रॉ करो। इट विल टेक हार्डली अ मिनट बट योर क्वेश्चन विल बी ऑलवेज राइट। यहां पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है जो +M लगा रहा है, यहां से लग रहा है +I और यहां से लग रहा है कैसा, यहां पे लग रहा है ये -I। तो हमें पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन कौन बढ़ाता, अभी ऊपर लिखा था मैंने, एक क्वेश्चन है ऊपर, वहां जाके देख सकते हो। अगर तुमने यही पहला क्वेश्चन देखा है तो वाला भी क्वेश्चन भी देखो स्क्रॉल करके, क्योंकि अटेम्प्ट कर चुके हो ना शीट, तो वो एक सा क्वेश्चन कार्बोकैटायन का ऊपर आ चुका है। जब ऊपर क्वेश्चन आ चुका है तो नीचे उसे दोबारा नहीं लिख रहे हैं, ठीक। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में क्या होगा, ये तो +M इफेक्ट लगा रहा है, ये +I लगा रहा है और ये -I लगा रहा है। तो स्टेबिलिटी कैसे होती है इफेक्ट्स की, MH और I। इन जनरल ऑर्डर क्या लिखते हैं, MHI। तो M सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, B, फिर हो गया A और फिर हो गया C। तो आंसर आ गया BAC और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये क्वेश्चन कैसा है, बोनस। मज़े हो गए भाई, तुम्हारे तो क्या ही होंगे, लेकिन जिन्होंने पहली बार दिया था उनके मज़े हो गए, ठीक, बोनस क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। अब भैया ये देखो ध्यान से कि सारे सवालों में ज़्यादातर सवाल किसके आ रहे हैं, एरोमेटिसिटी के आ रहा है ना। तो इस बार भी किसके आने की संभावना ज़्यादा है, एरोमेटिसिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी थ्रू एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी को थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कह रहा है तो ये तो 5 नंबर के रिंग अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये एरोमेटिक है। ये 3 मेंबर की रिंग बनानी थी हमें बी ऑप्शन में, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो ये भी एरोमेटिक हो गई। अभी मैंने बताया था 10 एनुलीन में क्या होता है,
10 एनुलिन में जो अंदर वाले हाइड्रोजन्स हैं वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं और स्टेरिक रिपल्शन की वजह से क्या होता है, इसमें क्या आ जाएगा, स्टेरिक रिपल्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्टेरिक रिपल्शन आ जाएगा। और स्टेरिक रिपल्शन की वजह से क्या होंगे, ये नॉन प्लेनर हो जाएंगे। नॉन प्लेनर हो गए तो नॉन एरोमेटिक हो गए। ठीक, नॉन प्लेनर जो है वो कैसा है, हमेशा वो नॉन एरोमेटिक है। और ये तो हमारी क्या है, नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन तो एरोमेटिक होती है, तो नॉन एरोमेटिक पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से समझ में आना चाहिए। देखो जब रिंग ये ऐसी थी, है ना, मैं कैसे दिखाऊँ, ये मान लेते हैं ऐसी रिंग थी, ठीक है, सी वाले ऑप्शन की बता रहा हूँ, सी वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ये रिंग ऐसी थी, लेकिन इन हाइड्रोजन्स के बीच में, जो अंगूठे वाले हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन था, तो ये क्या कि ये परपेंडिकुलर प्लेन में चली गई, ऐसे हो गई, अब ऐसी हो गई, तो ये नॉन प्लेनर हो गई, ऐसे से ऐसी हो गई। ठीक, बात मेरी समझ में आनी चाहिए। ये क्या है, पहले ऐसी थी, अभी ऐसी हो गई। ठीक, तो ये नॉन प्लेनर हो गई। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। पहला कंपाउंड कैसा है, पहला है नॉन प्लेनर क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन है, और हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये पहले का 3 हो गया। तो पहले का 3 ऑप्शन एक ही में दिया हुआ है, तो आंसर तो हम सी मार्क कर देंगे, लेकिन बाकी को भी मिला लेते हैं। सी वाला बाई स्पाइरो कंपाउंड है, जब एक कार्बन से 2 रिंग जुड़ी होती हैं। स्पाइरो किसे कहते हैं, व्हेन 2 rings are fused, when 2 rings are fused with 1 carbon atom, तो उसे स्पाइरो कहते हैं। और जब वो 2 रिंग से जुड़ी होती हैं, तो उसे 2 कार्बन जुड़ी होती है, तो उसे हम बाईसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं। और डी का हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है, इसका नाम तो भाई ये तो पॉपुलर है, फ्यूरान है, ये फ्यूरान है। ठीक, तो ये एरोमेटिक है, इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर एक लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। ठीक, तो ये एरोमेटिक है। तो फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का हो गया 4, देखते चलो भाई, थर्ड का हो गया 1 और फोर्थ का हो गया 2। तो आंसर हमारा सी आ गया। सिंपल सवाल, आसानी से करने वाला था, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगला कंपाउंड कह रहा है अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, द among the following mark protons which compound shows lowest pKa value। ठीक, तो सबसे क्या करो, लोएस्ट pKa का मतलब क्या है, लोएस्ट pKa का मतलब करस्पॉन्ड टू हाईएस्ट के, हाईएस्ट के मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, हाईएस्ट के का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के क्या करते हैं हम, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो मार्क प्रोटॉन है उसे हटाते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, उसका रेजोनेंस कराएंगे। तो इसका रेजोनेंस कराएंगे, ए पार्ट का तो नेगेटिव चार्ज आएगा, सेकंड वाले का कराएंगे तो ये नेगेटिव आएगा, थर्ड वाले का कराएंगे तो देखते रहना भाई, और फोर्थ वाले का कराएंगे तो सबसे क्या करो, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है तो एसिडिक एच निकाल दो पहले। अब इसमें रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इसमें क्रॉस रेजोनेंस हो रहा। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। अगर इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है तो ये बात जरूर समझ में आनी चाहिए कि इसमें भी क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये इधर जाएगा तो इधर धक्का से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है इसमें भी। और जब ये पूछा जाए कि क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में कौन बेहतरीन है, तो फिर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बेहतरीन है। जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये प्लस आई लगाएगा, इसमें नहीं हो रहा। ये जब रेजोनेंस कर रहा है तो इसे कोई धक्का नहीं दे रहा और दोनों तरफ ये रेजोनेंस भी कर पा रहा है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन यही है, मोस्ट स्टेबल है, यानी कि इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, टू चेक द एसिडिक स्ट्रेंथ, टू चेक द एसिडिक स्ट्रेंथ, remove the H, remove the
एसिडिक H, यू सस्पेक्ट, हमें सस्पेक्ट है, हमें पता नहीं कौन सा एसिडिक है या नहीं, हम तो निकाल के देखेंगे। एंड चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन फॉर्म्ड। ठीक, कार्ब एनाइन जो बना है उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते रहो। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। लिख देते हैं ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन greater will be acidic strength, greater will be acidic strength। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आया आइसोमेरिज्म से। कह रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन सिस है। अगर इसे ध्यान से देखो तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ, तो ये सिस है। और ये हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, तो ये नीचे वाली ट्रांस है। तो ये कार्बन कैसा हो गया? कायरल हो गया। ठीक है, जिसके चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, जिससे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कायरल कार्बन। क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा, ये तो बात सही है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक, अब सेकंड वाला कह रहा है इसकी मिरर इमेज है क्या? ये बिल्कुल नहीं, मिरर इमेज तो है ही नहीं है, ये तो बेकार की बात है ना, मिरर इमेज तो नहीं है, सामने दिख रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये मिरर इमेज तो नहीं, मिरर इमेज तो बनाओगे इसकी तो कैसी बनाओगे? यहाँ पे मिरर लॉक बना के देख लेना। ठीक है, इसे जस्ट इन्वर्ट कर देना, ऐसा रखा है, इसे ऐसे घुमा देंगे। ठीक, तो मिरर इमेज बन जाएगी इसकी। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विच वन इज हैविंग स्टैगर्ड कन्फर्मेशन विद मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल, दो प्लेन्स के बीच के एंगल को डायहेड्रल एंगल कहते हैं। ठीक है, दो प्लेन्स के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? डायहेड्रल एंगल कहते हैं। ठीक, तो डायहेड्रल एंगल मैक्सिमम तब होगा जब वो बिल्कुल अपोजिट होंगे, यानी कि 180 डिग्री में। 180 डिग्री में डायहेड्रल एंगल मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल होगा। डायहेड्रल की स्पेलिंग HEDRAL, हेड्रल एंगल इज मैक्सिमम इन एंटी फॉर्म, और फुल्ली इक्लिप्स्ड में सबसे ये कम होगा। तो इसमें ये कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया डायहेड्रल एंगल। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन में फिर से आ गया। कह रहा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। बिल्कुल सही बात है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में एड्सॉर्प्शन ही मेन फंडा है कि हमें क्या करते हैं? टीएलसी लेते हैं। टीएलसी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए हमें एक टीएलसी ट्यूब मतलब स्ट्रिप लेते हैं, और उसमें तो उन्हें ब्लड टेस्ट वाली स्ट्रिप देखी होगी ना, उसे टीएलसी स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात तो बिल्कुल सही है। ठीक, और कह रहा है कि अ थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल इज स्प्रेडेड ओवर अ ग्लास प्लेट एट सुटेबल साइज इन द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी विच एक्ट एज एड्सॉर्बेंट। तो करते क्या है? ये बिल्कुल सही लिखा है, रीजन भी ठीक है, मैं बताता हूँ एक्सपेरिमेंट रन कैसे होता है। ऑप्शन तो ये आ जाएगा, हम एक ट्यूब ले लेते हैं, एक स्लेट लेते हैं बेसिकली। ठीक, और इसमें सिलिका जेल को कोट कर देते हैं यहाँ तक, तो इसमें सिलिका जेल लगा देते हैं इस तरह से, और फिर इसे हम एक सॉल्वेंट फेज में रखते हैं यहाँ पे। अरे यार, सॉल्वेंट फेज में रखें कैसे? सॉल्वेंट फेज में रखते हैं इसे, और इसमें यहाँ पे हम इसमें पॉइंट रखते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से
कि यहाँ पे हम अपने सॉल्वेंट को रख दिया, मतलब जो हमें चेक करना है जिसे सॉल्यूट को, उसे रख दिया। फिर ये राइज करते हैं ऊपर, और यहाँ से हम लोग एड्जॉर्प्शन से ये देखते हैं कि कौन सा लिक्विड फेज में ऊपर तक गया, इस हिसाब से हम चेक करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। इससे हम RF भी निकालते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन अगर होगा तो करेंगे RF का भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस 0.45 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.36 ग्राम्स ऑफ AgBr, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ AgBr। अब देखो AgBr का परसेंटेज निकालना है, तो अगर हम इसे लिख के करना चाहें तो लिख के कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, मैं तुम्हें बिल्कुल स्टोइचियोमेट्री की तरह से करके दिखा रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होगा उसमें हमने AgNO3 और HNO3 डाला होगा, तो उससे AgBr प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक, AgBr कितना प्रेसिपिटेट हुआ, 0.36 ग्राम्स प्रेसिपिटेट हुआ। जब AgBr 0.36 ग्राम प्रेसिपिटेट हुआ तो हम ये मान लेंगे कि Ag का मोलर मास जो है वो 188 ग्राम्स है। 188 ग्राम्स ऑफ AgBr कंटेन्स कितने ग्राम्स Br के, हमें ब्रोमीन का परसेंटेज निकालना है, तो इसमें ब्रोमीन कितना होता है, 80 ग्राम्स। ठीक है भाई, सिंपल यूनिटरी मेथड है, बिल्कुल बुद्धि लाने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला रटने वटने की जरूरत नहीं है यार। जो केमिस्ट्री को बदनाम करके रखा है ना कि रटनी पड़ती है, वो बहुत मेरे को गुस्सा आती है उस बात से। ठीक, अब 0.36 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी, तो 80 डिवाइडेड बाय 188 इंटू 0.36 ग्राम्स, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना आ गया, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन आ गया 80/188 इंटू 0.36 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मास कितना था, 0.45 इंटू 100। अब अगर ध्यान से देखो तो ये मैंने फॉर्मूला डेराइव करके दिखाया है भाई तुम्हें। तुमने क्वेश्चन में क्या याद किया था, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। अगर फॉर्मूला याद करो तुम, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, इसे कैलकुलेट तो कर ही देंगे। लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ, या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, और ये मोलर मास ऑफ AgBr इनटू वेट ऑफ AgBr डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने देखो ड्राइव कर दिया भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो डेसिमल से डेसिमल हटा देते हैं, इसे पूरे को सॉल्व करें तो 9 4 जा और 9 5 जा, ये 5 से 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 1600 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 1600 इंटू 4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 188, तो ये आ जाएगा 1600। अगर हम 4 से भी काट दें तो 4 चौक 16, और सॉरी 4 4 जा 16 और 4 7 जा, तो 67/47 आ गया। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 34.04 के लगभग आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हमारा आ जाएगा वो A आ जाएगा। मैंने फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया है भाई, देखो ध्यान से सोचने की बात है कि मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया, मैंने स्टोइशियोमेट्री को यूज़ किया रादर देन POC को यूज़ करने से। ठीक है, तो ये आसान बात थी, इसे देखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच टेक्निक अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 100 मिलीग्राम्स ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल एंड पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड और इन्हें अलग करने के लिए जब भी पोलैरिटी में डिफरेंस हो, क्या, जब भी पोलैरिटी में डिफरेंस हो तो कंपाउंड्स को सेपरेट करने का तरीका होता है TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये आसान सवाल था, इसे मैं लिखने की जरूरत नहीं समझता हूँ, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज टू सेपरेट टू स्पॉट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर सेपरेट इनटू थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब किसे नहीं यूज करेंगे, सॉलिड
जो I2 होती है वो एज ए सॉल्वेंट फेज कभी कभी यूज़ करते हैं, यूवी लाइट से भी स्पॉट्स दिखते हैं। विजुअलाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, विजुअलाइजेशन एजेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। और स्प्रेइंग एन अप्रोप्रिएट एजेंट, इससे तो हम स्पॉट पता ही लगा लेंगे, तो विजुअलाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से देख रहे हो मोबाइल फेज में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टीएलसी का एक्सपेरिमेंट हो सके तो कहीं से पढ़ना थोड़ा सा, तो जानकारी अच्छे से मिलेगी। ऐसे समझ में थोड़ा सा कम आता है टीएलसी, क्योंकि तुमने स्कूल में तो पेपर क्रोमेटोग्राफी अगर किसी किसी ने की होगी तो की होगी, टीएलसी तो नहीं की होगी, क्योंकि सिलिका जेल यूज होता है, वो कैंसरस होता है। ठीक है, मैंने की है लैब में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था फॉर्मूला ऑफ द पर्पल कलर फॉर्म इन द लेसिग्ने टेस्ट फॉर द सल्फर फॉर द टेस्ट ऑफ सल्फर यूजिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के टेस्ट के लिए क्या करते हैं, लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट में हम लोग Na2S बनाते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है, Na2 FeCN6 FCN5NO, और इससे बन किया जाता है Na4 FeCN5NOS बन जाता है। तो ये पर्पल कलर का होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन हमारा डी है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। रिएक्शन है सिंपल, याद रखनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन इसका है नहीं, ध्यान होनी चाहिए। रिएक्शन सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। सल्फाइड आयन के टेस्ट में सॉल्ट एनालिसिस में भी हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में तो की है, ऑनलाइन में मैं जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाऊंगा तब हो जाएगी ये बात, है ना, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स टू प्रोडक्ट। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन कराएंगे फिनॉल की, तो क्या बनेगा भाई, फिनॉल की रिएक्शन HNO3 से कराएंगे तो हमारे पास बनेंगे पैरानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये दो बन जाएंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ये स्टीम वोलेटाइल होता है ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, स्टीम वोलेटाइल होता है, तो इसका स्टीम डिस्टिलेशन अगर हम लोग कर ले तो हमारा काम बहुत सुंदरता से चलेगा। ठीक है, आसान बात है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार, मुश्किल बातें तो मैं करता ही नहीं हूँ, है ना। मैं ये दिखा रहा हूँ कि सवाल ज़्यादा मुश्किल आते नहीं, हम परेशान ज़्यादा होता है। ठीक, और जीओसी की जगह पीओसी के सवाल ज़्यादा आ रहा है। ठीक, जीओसी की जगह पीओसी के सवाल ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है 120 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड that contains only carbon and hydrogen gives 30 grams of CO2 and 270 grams of water on complete combustion. The percentage of carbon and hydrogen respectively. ठीक है, तो कैसे देखेंगे इसे, देखो भाई, हमें पता है कि जो इक्वेशन है कंबशन की, अगर हम इसे बैलेंस करके लिखें तो ज़रा देख लेना ज़रा कि बैलेंस हुई कि नहीं। XCO2 और Y/2 H2O, देख लो भाई बैलेंस हुई। XC हो गए, Y/2 से 2 कैंसिल हो गया, Y हाइड्रोजन हो गया, Y/2 O2, ठीक है, सब कुछ बैलेंस हो गई। ठीक है, ये इडियोमेट्री की इक्वेशन है, बैलेंस करके लिख दी, मान लेते नहीं आती फिर भी बैलेंस तो कर ही लोगे यार, है ना। अब इसमें कितने ग्राम्स बना है, 330 ग्राम्स बना है, इसे 44 से डिवाइड करेंगे। ये 270 ग्राम बना है, इसे 18 से डिवाइड करेंगे। ठीक, मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो इसके मोल्स आ गए, तो मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए, मोल्स ऑफ CO2 आ गए 330/44, यानी कि 11 3 जा और 4 जा, ये 7.5 मोल्स आ गए। तो मास ऑफ CO2 कितना आ गया, मास ऑफ CO2 हो गया 7.5 इंटू 12। कार्बन का मास CO2 करे, कार्बन का मास कितना आ जाएगा, जो भी CO2 के मोल्स होंगे उतना ही कार्बन का ही मास होगा, तो कार्बन का मास कितना आ गया इसमें, कार्बन का मास आ गया 12 7 84 और 6 90 90 ग्राम्स आ गया। ठीक, 90 ग्राम्स आ गया, इन कितने में 120 में 90 ग्राम्स आ गया, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ गया भाई, परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया 90/120 इंटू 100, यानी कि ये आ गया 75%।
तो हाइड्रोजन क्या आ गया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं, अगर निकालोगे तो वो 25% ही आएगा। ठीक, सेम तरीके से निकाल सकते हैं तो वो भी आ जाएगा। 100 में से माइनस कर दें क्योंकि कंपाउंड में गिवन है कि केवल हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन ही गिवन है, तो आंसर इसका हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन करना है, गुड, यही करना है। कह रहा है द ऑप्टिकल एक्टिविटी of an enantiomeric mixture is plus 12.6 degree and the specific rotation of the isomer positive isomer is plus 30। तो ऑप्टिकल प्योरिटी निकालनी है। ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब होता है इनैंशियोमेरिक एक्सेस निकालनी है। क्या निकालनी है? इनैंशियोमेरिक एक्सेस निकालनी है। तो इनैंशियोमेरिक एक्सेस का ही हम इसे ऑप्टिकल प्योरिटी ही लिखे दे रहे हैं तुम्हारे लिए। तो जितना रोटेशन गिवन है डिवाइडेड बाई जितना ओरिजिनल आइसोमर्स का इनटू 100, तो ये आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो गया, इस डेसिमल से डेसिमल खत्म हो गया, तो 126/3 आ गया, तो ये आ गया 42। तो इसका आंसर तो 42% आ गया बिना किसी बुद्धि लगाए, आसानी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। सिंपल सवाल है, आसानी से हो रहा है। कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स और कंपाउंड विच पोजेस एसिमेट्रिक कार्बन। तो एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है? कायरल कार्बन। अच्छा, कायरल कार्बन हम जानते हैं जिसकी चारों वैलेंसी, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलेंसी। फोर कैसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलेंसी? फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलेंसी होनी चाहिए। तो अगर हम इसे देखें तो ये क्या आ जाएगा, ये कायरल है, इसमें ये वाला कार्बन कायरल है, और इसमें ये दो कंपाउंड में 2 कार्बन कायरल है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? कितने कंपाउंड पूछे हैं? 3। कितने कायरल सेंटर पूछता है तो आंसर 4 हो जाता। सिंपल है। अच्छा, इसमें दिक्कत आती किसी किसी को, तो इस कार्बन को देखो, यहाँ से एक ये ग्रुप लगा हुआ, एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ, एक ये ग्रुप लगा हुआ और एक हाइड्रोजन लगा हुआ। ठीक है, तो इससे अंदाजा लग जाएगा तुम्हें कि चारों ग्रुप अलग अलग है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द सेपरेशन ऑफ 2 colored substances was done by paper chromatography. The distance traveled by the solvent found substrate A and substrate B from the baseline are 3.25 and 2.08 and 1.05। तो बेसलाइन कहाँ पे दी है? बेसलाइन हमें दी है बेसलाइन जो दी है हमें 3.25 पे दी है। ठीक है, तो बेसलाइन होती क्या मैं ये बता देता हूँ। एक टीएलसी बना लेते हैं यहाँ पे। इसमें ये जहाँ पे हम बेसलाइन शुरू कर रही है और ये कहाँ तक पहुँच रही, ये टोटल हाइट। ठीक, बेसलाइन से लेके यहाँ तक की हाइट जो है वो दी हुई है हमें 3.25। 2 हमारे सॉल्वेंट थे जो ऊपर चढ़े, एक हमारा पास चढ़ के चला गया 2.08 तक, और एक थोड़ा कम चढ़ पाया जो चढ़ पाया 1.05 तक। ठीक, सेंटीमीटर में सबको दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आर एफ निकालना है, तो आर एफ की वैल्यू होती कितनी? आर एफ ऑफ ए अगर हम निकालें तो दैट विल बी कितना चढ़ा डिवाइडेड बाई बेस से कितनी हाइट थी। आर एफ ऑफ बी निकालें तो आ जाएगा कितना 1.05 डिवाइडेड बाई 3.25, और हमें रेशियो निकालना है तो आर एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई आर एफ ऑफ बी निकालेंगे तो 2.08 डिवाइडेड बाई 3.25। अरे यार अब सामने भी देखें यार, लिखे भी तो ये बड़ा मुश्किल काम है ना कि सामने देख के लिखना, मतलब फिर तो गंदा गंदा लिख जाएगा ना बहुत ही। 3.25, थोड़ा चैनल लाइक सब्सक्राइब करोगे ना, 2 तक पहुंचाओगे तो डिजिटल बोर्ड भी ले लूँगा, जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। फिर तो खड़े होके पढ़ाऊँगा तो माहौल ही अलग होएगा। ठीक, ये दोनों कट गए तो ये कितना आया 2.08 डिवाइडेड बाई 1.05। ठीक, इसे सॉल्व कर दोगे तो ये 1.98 आ रहा, तो अप्रॉक्सीमेटली इसे 2 लिखा जा सकता है। ठीक, मतलब देख ही रहे हो 2.10 होता तो मतलब 2 आ जाता है एग्जैक्टली, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है।
कह रहा है while estimating the nitrogen present in an organic compound by Zeldal method, the ammonia evolved from 0.25 grams of compound neutralized 2.5 ml of 2 molar H2SO4, the percentage of nitrogen in the mixture. ठीक, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द मिक्सचर हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हमने मिलीक्वेंट्स ऑफ जो अमोनिया इवॉल्व हो रहे होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू मिलीक्वेंट्स ऑफ H2SO4 यूज्ड। ठीक है, तो H2SO4 के मिलीक्वेंट्स हमें पता है कि कितने हैं, 2.5 इंटू 2 यानी कि 10 मिलीक्वेंट्स हैं, और ये मिलीक्वेंट्स ऑफ अमोनिया आ गए। जितने मिलीक्वेंट्स ऑफ अमोनिया होंगे उतने ही मिलीक्वेंट्स किसके होंगे, नाइट्रोजन के भी होंगे। तो W अगर हम निकाल लें नाइट्रोजन का, वेट ऑफ नाइट्रोजन निकाल लें, तो W विल बी इक्वल टू व्हाट, EnV/1000। ये एक फॉर्मूला होता है जो टाइट्रेशन में बहुत यूज होगा। तो ये आ जाएगा, E होता है 14, ठीक, नाइट्रोजन के लिए अकेले के लिए 14 इंटू NV हो गया 10 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गया 0.14। ठीक है, 0.14 ग्राम आ गया। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो आ गया वो 0.14 डिवाइडेड बाय कितने मास में लिया था, 0.25 ग्राम में लिया था, इंटू 100 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 100, ये सब कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, तो 14 4 जा 56%, सीधा आंसर आ गया। ये मैंने किससे लगाया, ये मैंने स्टोइशियोमेट्री से सवाल लगाया। किससे लगाया, स्टोइशियोमेट्री से। अगर तुम्हें आलस चाहिए भैया सवाल सीधे लगाना है, बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी है अपनी कि खर्च ना हो जाए कहीं, सीधे फॉर्मूला रट के जाओ, सवाल दे मारो उठा के वहाँ पे, तो कैसे लगाएंगे, देखो भाई ऑल्टरनेट मेथड लिख देते हैं, ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड में क्या होगा कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का सीधे फॉर्मूला लिखो, दैट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स N1 इंटू V1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। खत्म सवाल, वैल्यू रखो आंसर पाओ। NV तो तब भी निकालना ही पड़ेगा, ठीक। NV कैसे निकालेंगे, 1.4 है, N की वैल्यू हमें पता है, मोलैरिटी 2 दे रखी है, N फैक्टर 2 होता है, और V की वैल्यू 2.5 है, डिवाइडेड बाई 0.25, 56% आ गया। तो ये फॉर्मूला हम लोग रट के रख सकते हैं, सीधे सीधे लगा देंगे, छुट्टी पाएंगे, कौन झंझट करे इतनी, ठीक। तो मतलब फॉर्मूला याद करना तो हमेशा एक ऑप्शन है, लेकिन ना याद करना उससे बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि एडवांस भी तो दोगे मेंस पास होने के बाद, नहीं दोगे, एडवांस दोगे ना यार, जब एडवांस दोगे तो फिर तो फॉर्मूला तो नहीं रटा हुआ काम आएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल फिर से जेल्डाल मेथड का। जेल्डाल मेथड वाज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द अमोनिया इवॉल्व्स 0.5 ग्राम ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रलाइज 12.5 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। तो इसे तो सीधे से लगाते हैं, देखो फॉर्मूला ला के दिखाते हैं, ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स N कितना है, नॉर्मेलिटी कितनी है 1 इंटू 2, वॉल्यूम है 12.5 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 0.55। तो इससे सीधे आंसर आ जाएगा कितना, ये आ गया कितना, डेसिमल से डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दिए, तो 14 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 55 अगर आ गया तो ये आ गया 5 5 जा और 5 11 जा, तो ये 700 बाय, ये कितना आ जाएगा 700 बाय, ये 250 होगा, सॉरी हाँ 50 हो जाएगा, 700 बाय 11, मैं वही कहूँ कि गड़बड़ कैसे हो रहा, तो ये आ जाएगा 63.63, ठीक। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 64% और काम खत्म, सिंपल, सीधे फॉर्मूला आंसर पाओ। अब मैं फॉर्मूला लगा के तुम्हें आंसर लगाना सिखाता हूँ, ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ 0.492 grams of organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen gives 0.793 grams of CO2, 0.442 grams of water। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का सीधे फॉर्मूला लगा दो भाई, परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी 12
डिवाइडेड बाय 44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, ठीक, इंटू 100। इसे सॉल्व करोगे, डेसिमल से डेसिमल हटाओगे, बहुत सारी गुणा गणित करोगे तो आंसर जो आ जाएगा 43.90 आ जाएगा, यानी कि 44% आ जाएगा। अब यार मैंने मतलब इसे तो कैलकुलेशन बहुत है ना, कैलकुलेटर से कर लो, मैं इतनी गणित लगा के देखूँ, बड़ा इम्पॉसिबल सा काम है ना, ठीक। ऐसे सवाल पेपर में तो छोड़ना ही होते हैं, अब तो ऑप्शंस आ रहे हैं, जब नहीं आ रहे थे तब मजबूरी थी करना, लेकिन अगर कोई बेवकूफ़ आदमी ये सवाल उठा ले तो फिर करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, ठीक। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी 2 अपॉन 18 इंटू 0.442 डिवाइडेड बाई 0.492 इंटू 100। इसे सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट 10% आ जाएगा। तो रिमेनिंग इज ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? विल बी 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो ये 100 माइनस क्या आ जाएगा 44 प्लस 10 यानी कि 100 माइनस 54 यानी 46% आ गया। सीधा सीधा आंसर लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूले लिख दिए मैंने, ये फॉर्मूला ही है, ध्यान रखना है, इन्हें सीधे सीधे मैंने फॉर्मूला बना दिया, ठीक। ये भी फॉर्मूला है सीधा, अगर पहचान पा रहे हो तो ध्यान से, ठीक है। 12/44 इंटू गिवन मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ठीक। सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोमर्स ऑफ डाई मिथाइल पेंटेन पूछ रहा है। डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन कैसे होगा? एक तो हम ये बना देंगे, ठीक। एक जब बनाएंगे 1-2 पोजीशन पे लगाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, एक वेज पे लगा दें दोनों, और एक बार दोनों को, एक को वेज पे और एक को डैश पे लगा दें। जब वेज पे लगाए तो इसमें एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, POS आ जाएगी। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इससे दो बनेंगे, ठीक। तो काउंटिंग कैसे करेंगे? 1, 1 और 2 कितने हो गए? 4। ऐसे ही जरा बनाना भाई, 1 3 पे लगाएंगे, 1 3 पे लगाओगे तो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तब भी आ जाएगी, ठीक। तो इसमें ट्रांस में कोई नहीं आएगी और सिस में आ जाएगी, तो ट्रांस भी एक बना लेते हैं। तो इसमें भी ये भी ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा, ठीक है। जब ये ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा तो काम खत्म हमारा, ठीक है। तो इससे भी कितने आ गए? 2 बन गए, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 2 4 5, 2 4 5 और 1 6 बन गए। इसमें भी सॉरी सिमेट्री आ जाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्या? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, इधर से काटेंगे उधर से काटेंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ से बने, 2 यहाँ से बने, 4 5 6 6 ही बनेंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे यार इसमें भी, ठीक है, क्योंकि ये 20 से कट जाएगा। तो 6 बन जाएंगे इससे भी, ठीक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एस्टिमेशन, देखो एस्टिमेशन वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे आ रहे हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द estimation of bromine of 0.5 gram of organic compound gave 0.4 grams of silver bromide, the presence of bromine। तो इसका सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन किसके बराबर होता है? परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज होता है 80 डिवाइडेड बाय 188 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मास ऑफ AgBr डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंटू 100। तो ये आ गया 80/188
इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100। ठीक, तो इसे सॉल्व कर देते हैं, इसे कैंसिल कर दिया, ये 20 आ गया, तो ये कितना आ गया 6400 डिवाइडेड बाय 188, तो ये 34.04% आ गया। तो बिल्कुल वही सवाल आ गया जो अभी आया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 34% आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.25 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्लोरीन गिव 0.4 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो ये फिर से परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का फॉर्मूला लगा दे भाई इस बारी। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन हो जाएगा कितना 35.5 डिवाइडेड बाई AgBr का मास 143.5 इंटू मास ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने सबके फॉर्मूले लिख दिए हैं भाई, पीओसी पूरी खत्म कर दी है, इंटू 100। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना 35.5 डिवाइडेड बाई 143.5 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 100। तो ये डेसिमल दोनों हटा दिए यहाँ से, ये 4 जा आ गया। तो इसे जब सॉल्व करोगे फिर से तो ये आ जाएगा 39.58%। तो इसे अप्रॉक्सीमेटली जब करेंगे नियरेस्ट इंटीजर में तो 40% लिख देंगे। कैलकुलेशन यार है, मैं मानता हूँ ऐसे सवालों में कैलकुलेशन होती है, लेकिन एग्जाम में 4 नंबर लेने तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने में टाइम तुम्हारा भी भूल जाऊँ, अपना भी भूल जाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं उससे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला क्वेश्चन फिर से सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये कराया सैंपल ऑफ 0.125 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन एनालाइज्ड बाय ड्यूमास मेथड। ध्यान से, ये ड्यूमास आ गया, ये जेल्डाल नहीं है। यील्ड्स 22.78 ml of nitrogen gas collected over KOH solution at 280 Kelvin and 579 mm of mercury. The percentage of nitrogen in organic compound vapor density दे रखी है, यानी कि हमें जो प्रेशर दे रखा है अभी वो वेट गैस का दे रखा है, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालते हैं पहले। ये तो मतलब गैसेज स्टेट का सवाल है, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कितना आ जाएगा 5759 माइनस वेपर प्रेशर। ठीक है, गिवन प्रेशर माइनस एक्वा एक्सटेंशन या वेपर प्रेशर माइनस कर दें वाटर का, तो हमारा क्या आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आ जाएगा। ड्राई गैस कौन सी हमारी N2, तो उसका प्रेशर आ गया 744.8 mm ऑफ मरकरी। ठीक, अब हमें इसका प्रेशर पता लग गया तो हम PV इक्वल्स टू nRT यूज कर सकते हैं। PV इक्वल्स टू nRT से मोल्स ऑफ N2 निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू P है हमारा 744.8 डिवाइडेड बाई 760 mm ऑफ मरकरी करना पड़ेगा, इनटू वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना, वॉल्यूम दे रखा है 22.78 ml में दे रखा है 10⁻³ लीटर में करेंगे, क्योंकि जो R दे रखा है हमें वो 0.082 इंटू टेम्परेचर हो गया 280। बड़ी खतरनाक सी कैलकुलेशन है, सब कुछ सॉल्व करोगे तो 0.97 इंटू 10⁻³ मोल्स आ जाएंगे भाई। ठीक, ये मोल्स आ गए नाइट्रोजन के। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया, तो मास ऑफ नाइट्रोजन जो आ गया वो आ गया 2.8 इंटू 0.97 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया यहाँ से, दैट विल बी 2.8 इंटू 0.97 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना मास था, टोटल मास था 125.125 ग्राम्स, इंटू 100 कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। जब इसे सॉल्व करोगे तो जाएगा 21.728%। नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करोगे तो फिर इसका आंसर 22 आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले ड्राई गैस का प्रेशर निकाला और फिर PV इक्वल्स टू nRT यूज करके नाइट्रोजन के मोल्स निकाल लिए, मास निकाल लिया और फिर सीधे परसेंटेज का फॉर्मूला उठा के लगा दिया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है द ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.1 ग्राम ऑफ वाटर। तो फिर से फॉर्मूला में कार्बन का परसेंट पूछ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है भाई, अब तो हमें याद हो गया, मैं बार बार लिख रहा हूँ जिससे याद हो जाए, इनटू मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ठीक, तो ये आ गया कितना, 12/44 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.20, CO2 0.20, ये 0.30 इंटू 100। ठीक, डेसिमल से डेसिमल गया, 0 से 0 काट दिया, ये आ गया 3 4 जा, ये 4 11, तो ये आ गया 200/11। 200/11 इज 12 कम 12, 11 कम 11, बचे कितने हैं 9, 11 8 88, 18.18% के लगभग आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 18%। कार्बन का ही निकालना था, सीधे सीधे निकाल दिया, सवाल हो गया खत्म। ठीक, तो GOC तो कम थी, इसमें POC ज़्यादा थी भैया, ध्यान से, है ना। अगला क्या कर रहा है, फिर से कह रहा है 0.2 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज सब्जेक्टेड टू एन एस्टिमेशन बाई ड्यूमास मेथड का फिर से आ गया। N2 को कलेक्ट किया गया STP कंडीशन पे 22.4 ml। ठीक, 22.4 ml, देखो 00 ध्यान से इसलिए लिखा है कि जैसे तुम 22,400 लीटर पढ़ लो उसे सीधे। ठीक, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है, तो मोल्स ऑफ N2 इवॉल्व कितने आ गए, पिछले वाले क्वेश्चन में मोल्स ऑफ N2 दिए नहीं थे तो हमें निकालने पड़े थे, इस बार मोल्स ही दे दिए सीधे। 22.4 डिवाइडेड बाय 22,400, तो ये आ जाएंगे 10⁻³ मोल्स। तो मास ऑफ N2 कितना आ गया, 28 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ गया 28 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 100। तो ये डेसिमल हटाया, यहाँ 0 बढ़ा, इससे कैंसिल हो गया, तो ये 14 आ गया। तो आंसर हमारा आ गया 14%, शानदार तरीके से। और ये हमें होपफुली लास्ट सवाल है। ठीक है, हम लोगों ने पूरी GOC, आइसोमेरिज्म, POC के जितने सवाल आए थे, शायद मेरी शीट में तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे, मैंने छांटने की काफ़ी कोशिश की और सेग्रीगेट करने की भी कोशिश की थी। तो इन क्वेश्चंस को जरूर 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 पहले सेल्फ अटेम्प्ट करना है और फिर सोल्यूशन देखने हैं, डिटेल्ड में है सोल्यूशन, तो देख के इन्हें जरूर कर लीजिए। कम से कम आपके 1 से 2 या 3 क्वेश्चन तक भी ठीक हो सकते हैं। GOC नहीं आती है अगर, तो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं 8 वीडियो, उन्हें ज़रूर देखो, आधे आधे घंटे के वीडियो हैं। मतलब तुम अगर लग के बैठ के देखोगे तो 2 घंटे का काम है, 1 शॉट से भी छोटे हैं वो, है ना। तो इसलिए उसे देख लो उन्हें, ठीक है, मेरा सजेशन ये है, बाकी तो मर्जी है। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। अभी तक लोगों ने पहुँचाना शुरू किया है, लेकिन और पहुँचाओगे तो थोड़ा मैं और इंतु में काम करूँगा। अगली वीडियो जो आएगी, ये वीडियो आपको कल मिल जाएगी, मतलब कल का मतलब है जब मैं बोल रहा हूँ तो 27 तारीख को आपको वीडियो मिल जाएगी। 28 तारीख को आपको हाइड्रोकार्बन के भी 2022 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और मैं ये सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे करके पूरे डाल दूंगा। 31 तारीख तक पूरी ऑर्गेनिक मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं ट्राई करूंगा, मैं कमिट नहीं करा, लेकिन ट्राई मैं जरूर करूंगा, जिससे कि तुम्हारे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो यार। कैसे भी नंबर लाओ, केमिस्ट्री में नंबर अच्छे आते हैं तो खुशी मिलती है मेरे को, किसी के भी अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छे हैं तो फिर लौट के चैनल पर आके बताना ज़रूर, है ना। थैंक यू, चलो बाय बाय।